आरक्षण को लेकर के और वहां बेरोजगारी को लेकर के सड़कों पे हैं। आज जब ये आंदोलन सो कॉल्ड अपने मुकाम पे पहुंच गया, इसका जो भी मकसद था सत्ता से हटाना शेख हसीना को या तख्ता पलट करना या जो भी, आज उस आंदोलन की एकदम दूसरी तस्वीर हमारे सामने है। और वो तस्वीर है कि आज वहां का हिंदू अल्पसंख्यक, उसे समझ में नहीं आ रहा है कि अब वो कहां जाए, उसके खिलाफ कैसी कैसी वारदातें हो रही है। मैं उसमें से बहुत सारी तस्वीरें तो ऐसी है कि हम टीवी पे दिखा नहीं सकते, इस तरह की तस्वीरें आ रही है। मरे हुए आदमी के सिर पे के चेहरे पर जूते से मारा जा रहा है और अल्लाह अकबर के नारे लगाए जा रहे हैं। अब बताइए कि ऐसे में वहां का हिंदू समुदाय, अब उसके सामने क्या सिचुएशन है और भारत सरकार को क्या करना चाहिए ऐसे में? देखिए, आप किससे बात करेंगे जो अभी सत्ता में है? सत्ता में कौन है? अभी टेम्पररी आर्मी चीफ है वहां का। तो हमको डिप्लोमेसी के माध्यम से, हमको बैकडोर डिप्लोमेसी से, हमारे जो एसेट्स हैं पॉलिटिकल सिस्टम में वहाँ पे, हमारे जो एसेट्स हैं वहाँ सेना में, हमको बांग्लादेश के आर्मी चीफ से बात करना पड़ेगा। और हमको कहीं ना कहीं इशारों में बताना पड़ेगा कि हमारे हिंदू यदि सुरक्षित रहेंगे तो इसका जो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस है, जो कीमत चुकानी पड़ेगी, वो बहुत हैवी होगी। ये संदेश देना पड़ेगा। यदि बांग्लादेश समझता है कि उसका चीन उसका हितैषी है, चीन किसी का हितैषी नहीं हो सकता है। श्रीलंका ने इस चीज को अनुभव कर लिया है। हरमन तोता में उसने खेल देख लिया है। 99 ईयर्स का लीज का खेल देख लिया है। सब आपको पहले ग्रैंड स्ट्रेटजी समझने की जरूरत है। ये जो स्टूडेंट एजुकेशन है, ये खाली मुखौटा था। ग्रैंड एम था शेख हसीना को हटाओ, और सुपर ग्रैंड एम था कि हिंदुस्तान का प्रभाव, हिंदुस्तान की मैत्री जो बांग्लादेश के साथ है, उसको खत्म करो। जो मांडला पोर्ट में अभी जो समझौता हुआ था मोदी सरकार और शेख हसीना जी के बीच में, वो चीन को पेट में दर्द कर रहा था। चीन की जो स्ट्रैटेजी रही है कि स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, हिंदुस्तान को चारों तरफ से चक्रव्यूह में उसको लपेटो, चाहे वो श्रीलंका हो, हरमन तोता हो, चाहे वो ग्वादर पोर्ट हो, चाहे वो चिटागंग पोर्ट हो, हिंदुस्तान को देखिए, चीन और हिंदुस्तान के बीच में सबसे बड़ी बात यह है कि चीन चाहता है एशिया को कौन डोमिनेट करे। मुख्य प्रश्न यह है, खेल वहां से शुरू होता है, और बाकी चीज तो सब बैकवर्ड इंजीनियरिंग है। खेल वहां से शुरू होता है, लेकिन हम लोग, प्रॉब्लम यह है कि हम लोग बहुत सॉफ्ट हैं हिंदुस्तान में। जब तक हम लोग टफ स्टैंड नहीं लेंगे, जब तक हम सठम साठम समझ सहित का संदेश नहीं देंगे कि तुम ये करोगे तो ये होगा। यदि पाकिस्तान समझता है कि बांग्लादेश को इस तरह से बर्बाद करके वो अफगानिस्तान का क्या अनुभव है आपको? बहुत तो चल रहा था पाकिस्तान, क्या हुआ अफगानिस्तान में? अब दोनों में उसकी क्या स्थिति है? देखिए, हिंदुस्तान एक बहुत सशक्त देश है। हमको अपना मसल पावर दिखाना पड़ेगा और सठम साठम समाचरित हमको लागू करना पड़ेगा। हम ऐसे अपने दो सेकंड हम अपने हिंदू पॉपुलेशन को बांग्लादेश में ऐसे बर्बाद होते नहीं देख सकते। बिल्कुल, मैं कपिल कुमार के पास जाऊंगा, लेकिन उससे पहले एक और बड़ी खबर मैं बता दूं कि अभी हमने आपको बताया कि बांग्लादेश में किस तरह की खबरें आ रही है बांग्लादेश के भीतर से, और इस समय वैसी ही एक और दूसरी खबर आ गई है कि बांग्लादेश में उत्तरी हिस्से में उसके हिंदुओं के पलायन का सिलसिला शुरू हो गया। भारत बांग्लादेश बॉर्डर पे बड़ी संख्या में हिंदू पहुंच रहे हैं, और वो हिंदुओं पर जो वहां लगातार हमले हो रहे हैं, उसके बाद जो वहां अफरा तफरी मची हुई है, वो उसकी वजह से वहां लोग इतने डरे हुए हैं कि उनको लग रहा है कि अगर बॉर्डर के करीब रहेंगे तो शायद वो सुरक्षित रहेंगे और जरूरत पड़ने पर बॉर्डर क्रॉस कर सकते हैं। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये बॉर्डर एरिया की तस्वीरें हैं, जहां पर कि बड़ी संख्या में जो दूसरे हिस्से से, बांग्लादेश के अलग अलग हिस्सों से लोग भागकर और बॉर्डर इलाकों की तरफ आकर के शरण लिए हुए हैं, ताकि वो वहां पर उनके जो हमले हो रहे हैं उनके खिलाफ उससे बच सके। अब आप देखिए कि किस तरह की तस्वीरें, 2 दिन अभी दूसरा ही दिन है, तख्ता पलट का दूसरा ही दिन है, और इस तरह की तस्वीरें आनी शुरू हो गई है। अभी जो बंगाल में और बहुत सारे नेताओं ने, अभी शुभेंदु अधिकारी ने कहा और बहुत सारे दूसरे नेताओं का जो आशंका है कि अगर हालात वहां जल्दी काबू में नहीं हुए तो भारत पर एक और शरणार्थी संकट जो है वो गहरा सकता है। हो सकता है कि बड़ी संख्या में भारत को फिर से शरणार्थियों को अपने यहाँ जगह देनी पड़े, क्योंकि वहां हिंदुओं के खिलाफ लगातार हमले हो रहे हैं। एक बार कपिल कुमार के पास चलते हैं। कपिल जी, भाई ये तस्वीरें हम आप देख रहे हैं, और वो जाहिर सी बात है बहुत भयावह तस्वीरें हैं, और उसके बावजूद भी यहाँ का जो एक पूरा लेफ्ट इकोसिस्टम है वो इस पूरे आंदोलन और इस पूरे तख्ता पलट के महिमा मंडन में जुटा हुआ है। देखिए, मैं 2 चीजें यहाँ पे कहना चाहूंगा। सन 71 में बताया जा रहा है कि 8 करोड़ हिंदू थे वहां पे, अब शायद 1 करोड़ 40 लाख ले गए।
और इस बीच 1 जब करोड़ उन पे 30 लाख से कुछ ज्यादा। हाँ, हाँ। इस बीच जब उन पे हमले होते थे तो हमारे यहाँ के लोग ये कहते थे नहीं नहीं नहीं, हमें बातचीत से सुलझाना चाहिए। वो इतने सालों में बातचीत करते करते 8 करोड़ से 1 करोड़ 30 लाख आ गए। आज भी जो लोग कहते हैं बातचीत से सुलझाना चाहिए, इसके सिर्फ 2 तरीके हैं, मैं बताऊंगा आपको। तुरंत बांग्लादेश की ये जो पार्टी है जमायत इस्लामी और बीएनपी, इनको एक संदेश भेज दिया जाए कि अगर 2 घंटे के अंदर ये हमले नहीं रुकते तो जिस तरीके से इजराइल मिसाइल से उड़ाता है ना, उस तरीके से तुम्हारे दफ्तरों और तुम्हारे घरों को हमारे भारत की मिसाइलें उड़ा देगी। हमको आज ये स्टैंड लेना होगा। और दूसरा, मुझे उम्मीद है हमारे एनएसए इतने माहिर सक्षम है। सुन लीजिए, सुन लीजिए, हम डिफेंस में कब तक जाएंगे मुझे बताइए। हजारों साल से नरसंहार सहते आए हैं। दूसरा सुनिए, हमारी सक्षमता एनएसए की जो है, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि इस समय तक हमारी नेवी मूव कर चुकी हो गई और हमारी नेवी ने बंगाल की खाड़ी में पूरी पोजीशंस ले ली होंगी कि चाइना की नेवी चिटगांव ना पहुंच सके। मुझे विश्वास है इस बात का पूरा। भारत कमजोर नहीं है। और सुनिए, एक बात मैं और कहना चाहता हूं यहां पे। वो टिक्का खान साहब ने सन 71 में कहा था, 1970 में कि मैं बंगालियों की नस्ल बदल दूंगा। लगता है वो बदल दी उन्होंने। जिन्होंने आजादी दिलाई, उस मुजीबुर रहमान का पुतला तक तोड़ दिया गया, स्मारक तक तोड़ दिया गया। और आज वो सारे आईएसआई के एजेंटों के और कट्टर मुल्ला बनकर के वहां पे हिंदुओं पे ये कर रहे हैं। इसका मतलब टिक्का खान सफल हो गए हैं। और एक आखिरी बात मैं यहां कहना चाहता हूं, हमारे भारतीय ये क्यों नहीं समझते कि कट्टरवाद की ये जो इस्लामिक है, ये एक मानसिकता है। मैं सारे मुसलमानों को दोष नहीं दे रहा हूं बिल्कुल भी, लेकिन हमारे जज साहब क्या जजमेंट देते हैं कि बिन लेडन की फोटो रखना और आईएसआई का झंडा रखना यह साबित नहीं करता आप आतंकी हैं। अरे भाई साहब, वो एक मानसिकता है। और मैं उन जज साहब से कहा, ट्वीट किया मैंने कि जज साहब अगली बार जब अमेरिका जाएं तो एक टी शर्ट पहन के जाइएगा जिसपे बिन लेडन की फोटो लगा दीजिएगा और अपनी अटैची पे आईएसआई का झंडा लगा दीजिएगा। मैं देखता हूं जेएफके एयरपोर्ट पे आपको क्या ट्रीटमेंट मिलता है। और अंतिम बात कहूंगा अमित शाह जी से। अमित शाह जी, पार्लियामेंट में ये कहने से कि हम कश्मीर के लिए जान दे देंगे बात नहीं बनती। हमें जान नहीं देनी है। हमें आज जरूरत इस बात की है कि जिन हिंदुओं को वहां कत्ल किया जा रहा है उनकी जान बचानी है। ठीक है। और जान उनकी लेनी है जो उनका कत्ल कर रहे हैं, ताकि अपनी जान देनी है। अब ये समझते, ये जो तस्वीरें बांग्लादेश के भीतर से हम देख रहे हैं, ये तस्वीरें मुझे लगता है कि अगर इस पर भारत सरकार ने किसी तरीके से इंटरवीन नहीं किया, उसका तरीका क्या होगा वो फॉरेन एक्सपर्ट ज्यादा बेहतर समझेंगे। लेकिन हमें लगता है कि अगर कोई इंटरवेंशन नहीं हुआ तो ये तो बहुत चीजें खराब होती हुई दिखाई दे रही हैं। रंजीत जी, ये तो सारी बातें जो हैं वो जो बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रही हैं, लेकिन भारत की जनता को और तहसीन पूनावाला जैसे लोगों से मैं ये जानना चाहता हूं कि वो न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट जो भारत में हो रहे अल्पसंख्यकों पर अत्याचार को बॉक्स न्यूज बना करके पेश करता है, वो जॉर्ज सोरेस जो कहता है कि हिंदुस्तान की लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार को अनसीट करने के लिए मैंने इतने करोड़ डॉलर का इन्वेस्ट कर दिया है। हमारे देश के एक पूर्व विदेश मंत्री पाकिस्तान जाके कहते हैं कि हमारे यहाँ की लोकतांत्रिक चुनी हुई सरकार को, प्रधानमंत्री को हटाने में आप हमारी क्या मदद कर सकते हो। इन सब पर कौन रोक